योग टीचर आदर आज हमारे योग टीचर आदरणीय कोच कुमार बछेली खाल देवप्रयाग से थे, मगर उनका नेट नहीं चल रहा था। उनकी वजह से उन्होंने बहुत प्रयास किया, मगर आवाज नहीं आ रही थी। तो आज आपने क्लास को संभाल लिया। उम्मीद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगा हर कार्यक्रम की तरफ से। और आप रोज जुड़े रहते हैं, और ऐसे ही तरह जुड़े रहिए, और सब आप भी अपना रोज ऐसे देते रहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे सदन की तरफ से। और जैसे कि हमारा थोड़ा लेट हो गया आज कार्यक्रम, तो आज हम 3 दिन से लगातार मिलेट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो कल भी हमने बहन मेघना जी से मिलेट्स के ऊपर के व्यंजन और किस प्रकार से मिलेट्स हमारे आहार में लेना है, इस बारे में हमने बहुत अच्छे से कल विस्तृत से उन्होंने बता दिया। तो मैं आगे इस कार्यक्रम को कि मिलेट्स का उत्पादन, विपणन और उपभोग पर वार्ता करने के लिए आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, और फिर बाद में हम उनके निर्देशानुसार ही आगे चलेंगे। जी ओम। आदरणीय, आपका स्वागत है। जी ओम नमस्कार, धन्यवाद रंजना जी। बहुत आज के हमारे योग शिक्षक उमेश जी ने बहुत सुंदर तरीके से योग कराया, और मैं तो उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी की, उसको देख करके उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रयास से, अपने मेहनत से अपने शरीर को इस तरह से बनाया है कि उसको देख करके बड़ा सुंदर सा चित्र आता है जब वो अभ्यास करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और जैसा कि रंजना जी ने बताया कि पिछले 3 दिन से हम लोग निरंतर चर्चा कर रहे थे, और विशेष रूप से हम मिलेट्स के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली। अलग अलग वक्ताओं ने अपने अपने विचार, अपने अनुभव हमारे समक्ष रखे, और फिर चर्चा इस बीच में यह भी हो रही थी मेरी, अलग से भी हम बातचीत कर रहे थे। तो यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये 3 दिन तक हमारी चर्चा हो गई है, अब इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका हमारा आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम व्यक्तिगत रूप से इस चीज को लेकर के कैसे देखते हैं, हमने क्या सीखा इससे, और इस सीख को हम अपने जीवन में, अपने कार्यों में, अपने जो हमारी हैबिट है, हमारी जो आदत है, उसको हम कैसे इसमें परिवर्तित करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यह भी विचार हुआ कि क्यों नहीं इन 3 दिनों का जो हमारा मंथन हुआ है, जो हमें सीख मिली है, इसके बारे में सभी सदस्य अपनी अपनी बात रखें, अपनी अपनी राय रखें। दो मुख्य चीजों पर वह राय रख सकते हैं कि एक तो हमने सीखा क्या। सबसे प्रमुख चीज, वैसे सीखने को लिए हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन हमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक या दो चीजें हमें लगती हैं, जिनकी हमें नहीं मालूम थी, हमने सीखी, वो हमारे लिए एक प्रकाश की तरह आई, और उससे हमें लगा कि अच्छा, ये तो हमने कुछ नया किया, नया हमें प्राप्त हुआ है। और इसी प्रकार से अब मुझे आगे क्या करना है, तो अगर मैं शुरुआत मैं यह कहूँ कि मैं अगर एक किसान हूँ, तो मैं अपने कार्यों में क्या नया करना चाहूंगा, क्या नया करने के बारे में विचार कर रहा हूँ, क्या नया करने का मैंने संकल्प लिया है, ऐसी विषय पर एक दो चीजें जो हम आगे करने वाले हैं, ये सभी साथी अगर अपने विचार आज बताते हैं, तो मुझे लगता है कि हम इस एक्सपीरियंस शेयरिंग से भी बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। और मैं अपनी बात अगर मैं बताऊं, तो मैंने यह सीखा कि मिलेट्स को हमें मिला करके नहीं खाना है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो कई बार हम इसको मल्टीग्रेन के लालच में
आकर के कहते हैं कि चलो आटे के साथ थोड़ा-सा आपने मंडुआ मिला दिया या आटे के साथ हमने दूसरी चीज़ मिला दी या कई सारे हमने मल्टीग्रेन्स को के नाम पर हमने इसको खुद ही अपनी तैयारी कर ली। क्योंकि ये हर एक मिलेट की और हर एक खाद्य पदार्थ की अपनी एक पाचन की एक साइंस है और एक उसकी क्रिया होती है, तो उसके आधार पर यथासंभव एक दिन में एक ही तरह का भोजन अगर किया जाए, मतलब एक ही तरह के ग्रेन को खाया जाए तो शायद उसका अच्छा लाभ होगा। तो ये तो मेरे अपने अपनी व्यक्तिगत हैबिट की बात है, उसके लिए प्रयास रहेगा, उसको जो सीखा है। दूसरा ये है कि हम अ, एक उपभोक्ता होने के नाते मैं ऐसे कृषकों के साथ संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, जो कि अनपॉलिश्ड मिलेट्स को तैयार करते हो और उनसे सीधे ऐसे मिलेट्स को लेने का प्रयास किया जाए। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, जितनी अपनी क्षमता है उसके आधार पर, और इस भोजन को मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार और समय के अनुसार ही उसका सेवन किया जाए। तो ये मेरे मेरे अपने व्यक्तिगत रूप से मेरे कुछ जो महत्वपूर्ण सीख हैं, सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए अपनी एक हैबिट में डालने के लिए करेंगे। लेकिन एक किसान के दृष्टिकोण से मैं सोचूँ तो वो के कई अलग प्रायोरिटी हो सकती है। जैसे कि जो किसान अभी वर्तमान में मिलेट को नहीं उगा रहे हैं, हो सकता है कि वो अपने-अपने छोटे-छोटे क्षेत्र में कुछ एक मिलेट्स के साथ प्रयोग करना शुरू कर दें और हो सकता है कि वो भी उपभोक्ताओं को देखने का प्रयास करें या पहले अपने घर से ही शुरुआत करें कि घर में हम अपने भोजन में इसको भी, मिलेट्स को भी, मोटे अनाजों को सम्मिलित करते हुए करने का प्रयास करें। जो मिलेट्स अभी नहीं उगा रहे हैं, हो सकता है कि उनको भी उगाना शुरू कर दें। तो ऐसे ही कुछ विचार आ रहे थे, तो आज हम मुझे लगता है कि हम इस विषय पर आगे बातचीत करते हुए एक अपने अनुभव साझा करेंगे, तो इससे हम सीखने का अनुभव मिलेगा और यथासंभव जहाँ पर भी संभावना होती है, तो किसान और उपभोक्ता का आपस में एक-दूसरे के साथ मेल-जोल करते हुए, अपने समन्वय बनाते हुए इन चीज़ों को एक व्यापारिक रूप से जो विपणन की कई बार समस्या होती है, तो उसका भी निदान करने का प्रयास करें। एक इस तरह से जिससे कि ये विन-विन सिचुएशन हो, सबके लिए फ़ायदे का सौदा हो। अ, विपणन मार्केटिंग जब तक के एक फ़ायदे का सौदा नहीं होगा, तब तक के वो स्थायी रूप से नहीं चल पाएगा। इस विषय पर भी कल हमने कुछ बातचीत की थी, अनुभव का आदान-प्रदान हुआ था। तो आज की इस वार्ता को आगे लेने के लिए मैं रंजना जी के पास पुनः आना चाहूँगा और उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अपने इस एक-एक करके हमारे सदस्यों को साथ संवाद स्थापित करते हुए सब लोग अपने विचार देंगे, अपने कुछ अनुभव बताएँगे, तो वो शायद हमारा इस विषय पर आगे जो कार्य है, वो और अच्छी तरीके से चल पाएगा। और मिलेट्स की जो हम हमें लगता है कि ये जो कल भी बता रहे थे कि मिलेट्स में अगर भारत उत्पादन करने लगे तो पूरी दुनिया को भोजन दे सकते हैं और आधा भी अगर क्षेत्र में उत्पादन अगर हो जाए तो पूरे विश्व को इसका फायदा मिल सकता है और साथ ही हमारे किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। तो यह नहीं कहना है कि मिलेट से ही अब हमें आगे करना है, लेकिन मिलेट को अपनी ज़िंदगी का, भोजन का, डाइट का अपनी उसका हिस्सा बनाते हुए हम आगे चलेंगे, तो शायद यह भी एक सबके लिए फ़ायदे का सौदा रहेगा। मैं इतना कह के अपनी वाणी को आज अभी विराम देता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आगे इस विषय पर और हम चर्चा को जारी रखें। जी, नमस्कार, धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। अ, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात निर्देश दिए। उसी निर्देश के अनुसार अ, हम सबसे पहले आदरणीय अनिल चतुर्वेदी जी, जी, जी अनिल चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। आप 2-3 दिन से लगातार जुड़े थे, तो आप अपनी बात
रख सकते हैं मिलेट्स के ऊपर। जी, मेरी आवाज जा नहीं रही है। चलिए, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, जी आपका स्वागत है। जी बहन जी, ओम। और ओम ओम बहन जी, आवाज आ जी जी, रही मेरी? आ रही आ रही आ रही आ रही। जी जी जी। आज के योगाचार्य महोदय जी को प्रणाम, बहुत अच्छा योग कराया। और जो हमारी 3 दिन से मिलेट्स पे चर्चा हो रही, बहुत अच्छी चर्चा रही। और उस पे अगर हम लोग अमल करते हैं तो स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जो मिलेट्स की उपलब्धता नहीं हो पा रही या महंगे लग रहे, तो इनके लिए मेरी सबसे सलाह है कि सब लोग उसका उत्पादन थोड़ी थोड़ी मात्रा में शुरू कर दें। तो जो बाजार में अभी ज़्यादा रेट में मिल पा रहा सामान, अच्छे से उपलब्धता नहीं हो पा रही, तो वो मिलने लगेगी। तो सबको उसमें लगना पड़ेगा। जब तक हम सब लोग उसमें लगेंगे नहीं, तब तक हम जो मिलेट्स वाला काम है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो यही था कि सब लोग उसमें लग के बीज थोड़ा थोड़ा लेके उसको बढ़ाएं। और जब बढ़ाएंगे हम तो सबको उपलब्ध हो पाएगा और हम सब लोग स्वस्थ रह पाएंगे, ऐसा मेरा मानना था। और इसी के साथ मेरा सभी को ओम वंदन अभिनंदन। अभी आज अब मौसम चेंज हो रहा तो सबको सर्दी खांसी हो रही और वायरल भी चल रहा। उसके लिए खाली पेट गिलोय घन बट्टी 2-2 लेते रहें और ज्वरनाशक बट्टी भोजन के बाद 2-2 खा लें, तो वायरल और ये सर्दी खांसी सब भाग जाएगी। इसी के साथ सभी को ओम वंदन अभिनंदन प्रणाम। जी, आदरणीय भगवान दास भैया जी, बहुत सुंदर सुझाव, मार्गदर्शन। मिलेट्स बहुत महंगा चल रहा है और ये तो बात है, मगर हमें इस पर क्या करना है, आपने बहुत सुंदर सुझाव दिया कि हर किसान को एक मिलेट्स अपने खेत में उगाना है। तो बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद। आगे आदरणीय श्री भुवनेश्वर राय जी, झारखंड से, जी स्वागत है आपका। हाँ जी बहन, आपको सादर प्रणाम। और आज इस योगाहार कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव उपस्थित हैं, सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। और आज के जो योग टीचर थे उनको भी मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत अच्छी तरह से योग का क्लास चला। जो आज विगत कई दिनों से मोटे अनाज के बारे में चर्चा हो रही है, जैसा कि आदरणीय पवन सर ने बताया कि अपना अपना अनुभव शेयर करना है। निश्चित रूप से इस वर्ष क्योंकि इस पर काफी चर्चा हो रही है, गवर्नमेंट से लेकर के जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं और जितने भी जागरूक लोग हैं, सब लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। और जब आदमी सोचता है तो उस पर निश्चित रूप से काम आगे बढ़ता है और वो आगे कार्यक्रम चलते भी हैं। इस बार मुझे लगा कि हर जगह जो भी सरकार की संस्थाएं थी एग्रीकल्चर की, जहां जहां भी उपलब्ध हो सका एग्रीकल्चर में भी उन्होंने भी थोड़ा बहुत बीज का वितरण किया था। और मैं अपने गांव में देखा 2-3 लोग जो मड़ुआ होता है, रागी होता है, उसको लगाए थे और बड़ी अच्छी फसल है। थोड़े दिन में वो कट भी जाएगी और निश्चित रूप से उसका सेवन वो परिवार तो करेगा ही, उसके अलावा अगल बगल के परिवार भी करेंगे जो उसके बारे में विधिवत जानते हैं। ये कोई बहुत
वैसी बात नहीं है। हमारे ख्याल से हर गांव में कुछ ऐसी जमीनें होती हैं कि जो इस तरह की खेती किया जा सकता है, और पहले होता भी था, लेकिन अब जो है वहां पे पानी की व्यवस्था करके लोगों ने अलग व्यवस्था अपना कर लिया। नहीं तो हम लोग भी जब छोटे थे तो देखते थे, हमारे गांव में भी कुछ एरिया ऐसा रहता था जिसमें यही सारी चीजें जो है, जो भी ज्वार बाजरा रागी, ये कंगनी कुटकी, मतलब इसमें से सांवा को तो चीना जो है, चीना हमारे वहां बहुत अच्छा होता था, तो कम समय में हो भी जाता था। तो ये सारी चीजें जो है पहले से ही लोग, जो पुराने लोग हैं वो समझ भी रहे हैं और उसके बेनिफिट को भी समझ रहे हैं। क्योंकि मैं ज्यादातर झारखंड में काम किया हूं, वहां मैं देखा, एक बार हम लोग एक कार्यक्रम करा रहे थे तो वहां उसकी सफाई हो रही थी और एक परिवार था जो उसकी सफाई कर रहा था, और मुझे लगा कि वहां करीब से कम करीब 3-4 कुंटल रागी जो है उसकी सफाई हो रही थी, मतलब उनके खेत में ये पैदा हो रहा। मेरी उत्सुकता बढ़ी, मैं उनके रेट के बारे में पूछा तो वो बड़े प्रभाव से कहे कि सर रेट का है, कोई बहुत वो रेट नहीं, ये है आराम से पैदा हो जाता है, तो इसको बिना कोई पानी आता है उसी से एक बार बुआई कर दिया जाता है, बस उसके बाद जो है ये हो जाता है, जो कुछ भी निकलता है वो बेनिफिट होता है। अब उन लोगों को अगर थोड़ा सा मार्केटिंग की सुविधा थोड़ा ठीक ठाक मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति वहां मिल जाए जो सीधे वहां से, अब मुझे उम्मीद है कि अगर एक आदमी 2-3 कुंटल की व्यवस्था किया था तो हो सकता है कि उस गांव में अगर इकट्ठा किया जाए समय से तो काफी ये चीज उत्पन्न हो सकता है, उसको ले जा करके फिर प्रोसेसिंग करके और बड़े अच्छे रेट भी मिल सकते हैं। जो अभी मैं समझ रहा हूं सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग अभी खाना शुरू नहीं किए हैं। मुझे लगता है कि जिस चीज का उपभोक्ता उपभोग करने लगता है, खासतौर से जब लोग उसको चाहने लगते हैं और खाने लगते हैं, तो अपने आप उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है। क्योंकि वो लोग खाएंगे तो थोड़ा महंगा होगा, तो अगर कोई ज्यादा पैदावार कर लिया और थोड़ा सा भी महंगा हो गया तो वो देखेगा कि हम जो और फसल बो रहे हैं उससे ज्यादा बेनिफिट इसमें हमको मिल गया, तो फिर उसकी रकबा को बढ़ा लेगा। जब दूसरा व्यक्ति देखेगा कि इन्होंने ये काम शुरू कर दिया और इससे इनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो वो भी शुरू कर देगा। तो जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि सब लोग जहां से भी मिले पहले खाना शुरू कर दें, जो खाने वाले लोग हैं, और जो फार्मर हैं, जो उगाने वाले लोग हैं, वो तो उगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं ना कहीं उगा लेंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो लोग खा रहे हैं उसकी कमी पड़ रही है, सब लोग उगा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि हम लोग, जो लोग भी शहर के लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, जो थोड़ा सा इस मोटे अनाज के बारे में, इसके महत्व के बारे में समझते हैं, वो अपने परिवार में अपने खाएं, सबको खिलाना शुरू कर दें, और फिर जहां से मिल रहा है उपलब्धता करें। जो लोग उगा रहे हैं उनसे डायरेक्ट मिलें, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह उपलब्ध हो जाएंगे, ये सब लगाने लगेंगे, तो निश्चित रूप से, अभी जैसा कि चर्चा हो रहा है कि इसकी प्रोसेसिंग यूनिट जो है बहुत कम है और ज्यादा, जैसे 2-2 लाख रुपए लग जाते हैं। जैसा कि अब चावल गेहूं का देख लीजिए, हर गांव में, हर क्षेत्रों में उसके प्रोसेसिंग यूनिट है। धान से चावल बनाने के लिए, गेहूं से आटा बनाने के लिए, वो इसीलिए है कि चूंकि सब लोग खा रहे हैं, तो जब सब लोग खा रहे हैं तो कोई एक आदमी व्यवसाय के रूप में उसको लगा लिया और वो ले जा रहा है, वहां दिन भर उसका रोजगार चल रहा है। उसी तरह से अगर गांव में भी 2-4 गांव मिलाकर के भी एक लोग शुरू कर दें, खाना शुरू कर दें, उगाना शुरू कर दें, तो मुझे लग रहा है कि वो निश्चित रूप से यूनिट भी कोई ना कोई बैठा लेगा। इसलिए कि इसके लिए अलग से लोग होते हैं, जो व्यवसायिक लोग होते हैं, वो सब काम करते हैं कि इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा तेल, सरसों का तेल मुश्किल से
50 ग्राम 25 ग्राम। भुवनेश्वर राय जी, जी जी सर। आज हम चर्चा करेंगे ना, तो हम सबको थोड़ा थोड़ा मौका मिल जाए बात करने का, 3-4 मिनट सबको मिले, इस तरफ हम लोग प्रयास धन्यवाद। करते हैं। और हम केवल जी अपनी जी जी। लर्निंग्स, हमने सीखा क्या, एक दो महत्वपूर्ण चीजें, सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हमने सीखी, और जो महत्वपूर्ण चीजें हम सोचते हैं कि हम आगे क्रियान्वित करेंगे स्वयं व्यक्तिगत रूप से, उसके ऊपर ही हम इस आज की चर्चा को हम फोकस करेंगे, तो शायद सबके लिए लाभकारी होगा। तो हम एक जनरल बातचीत नहीं करते हुए एक अपने अपने बारे में बताएं, अपने व्यक्तिगत रूप से बताएं कि हमें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, इस पर अपने आप को केंद्रित करते हुए फिर आप आगे और लोगों को भी मौका देने का प्रयास करिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। रंजना जी आगे प्लीज तो फैसिलिटेट बस करिए इसी तरह से बस इसको मैं यही कहूंगा कि मैं अपने स्तर से, जी जी जी, मैं अपने स्तर से जहां भी मैं मॉल में जाता हूं, देखता हूं, तो निश्चित रूप से उसको लाता हूं, उसका सेवन करता हूं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग समझ भी गए हैं कि कौन सी चीज किस तरह से बनाया भी जा सकता है, और आगे आने वाले समय में जो लोग पैदा कर रहे हैं उनको कैसे अच्छा रेट मिले, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, बहुत सुंदर आपकी बातें। तो बस हमें सभी भाई और बहन से यही विनंती है कि सबके एक एक सीरीज वार ही मैं ले लूंगी, और सिर्फ हमें मिलेट्स के ऊपर ही 3 दिन में हमने क्या मिलेट्स के ऊपर जाना समझा और क्या हम आगे करेंगे, बस इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यही, और फिर आगे हमारा क्या होगा, तो फिर इसी बात पर हम चर्चा करेंगे 2-2 शब्द में, क्योंकि 7:35 हो रहे हैं, सबको आज बोलना है जी। आगे आदरणीय बनी सिंह भागवत जी। जी जी ओम। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज के जो हमारे जो योगाचार्य थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगा कराया। वो योगा करते करते उनको समय का ध्यान ही नहीं रहा कि कितने समय हो चुका हमारा, फिर भी उनका विषय बाकी था। इतने अच्छे अच्छे योगी और मुख्य वक्ता के रूप में सदन में आते हैं, उन सभी का ये दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। हमारी जो संस्कृति जो विलुप्त हो चुकी थी, उनको आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने महत्व दिया है, और आज हमारे वैज्ञानिक भी महत्व दे रहे हैं। ये मिलेट अनाज जो है, ये हमारे ऋषि मुनि से लेकर के हमारे महापुरुष से लेकर के हमारे पूर्वज सभी इसका उपयोग किया करते थे। मिट्टी के बर्तन में गाय के दूध से छाछ बनाई जाती थी, और उसी से बना करके फिर उसके साथ में गुड़ मिला करके खाया जाता था। तो क्यों ना हम अपने अपने क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार करें, और बेरोजगार को रोजगार देने के लिए, जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो ये अलग अलग प्रकार के जो भोजन बनते हैं, उसके स्थान पर इसका उपयोग किया जाए तो निश्चित किसानों को भी आमदनी होगी, और हमारे क्षेत्र में मिलेट का सिलसिला भी बहुत जल्दी बढ़ेगा। यही मेरा सुझाव था आज का जी। ओम। जी धन्यवाद आदरणीय बने सिंह भाई साहब, और आपने सुंदर। आगे हम आदरणीय दीपश्री खांडेलकर जी। जी दीपश्री बहन जी, आप तक आवाज आ रही जी? जी स्वागत है। हाँ, ओम ओम सदन को नमन। मैं तो कल से ही 7 दिन में, म्हणजे आठवड़ा में 1 दिन में रागी की रोटी बनाती थी। तो मैंने प्रण किया है कि रोज ही हम एक बार रागी और नवधान्य की रोटी बनाएंगे, और आपका ख्याल रखेंगे और सबको बताएंगे। ओम। जी बहुत सुंदर। दीपश्री जी, नवधान्य की आप रागी की रोटी करेंगे और सबको खिलाएंगे, आप भी खा रहे और सबको खिला रहे, बहुत सुंदर विचार। आगे आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। जी भाई साहब स्वागत है। जी 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 धन्यवाद, और आदरणीय सदस्यों को पुनः नमन। हम 2-3 दिन से मिलेट्स पे चर्चा कर रहे हैं, और ये चर्चा
इतनी प्रासंगिक हो गई है पिछले 1 वर्ष से कि जैसे हमारे अलग-अलग सदस्यों ने बताया है, वो किसी न किसी रूप में मिलेट्स को ले रहे हैं अपने भोजन में और अपने भोजन व्यवस्था में। चाहे उन्होंने अपने भोजन में उसे खाना शुरू नहीं किया हो, लेकिन चर्चा तो शुरू कर दी है और जब चर्चा शुरू हो जाती है, तो ये माना जाता है कि वो किसी हमारे विचारों से, हवा पानी से, माहौल से, पारिस्थितिकी से हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा ले रहे हैं। वास्तव में अगर देखा जाए कि जब से हरित क्रांति का बिगुल बजा, तब से क्या-क्या हुआ, हमारे मुख्य अतिथियों ने इसमें बताया। परसों डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी ने तो पूरी चर्चा इस पे की, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया इस ग्रुप में और साथ ही कल जो हमारे अतिथि थी मेघना शुक्ला जी ने, उन्होंने बताया कि कैसे हम इनको खाएँ और आगे बढ़ाएँ। मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरा सौभाग्य है कि हमें हर दिन कोदो, झंगोरा या कौड़ी इसको खाने का कुछ न कुछ अंश अवश्य मिला है और जब चर्चा भी हुई है और ये बात बतानी भी ज़रूरी है कि उत्तराखंड का जन्म ही आदरणीय पवन कुमार सर और आदरणीय भट्ट सर और अन्य उत्तराखंड के निवासी और जो वरिष्ठ सदस्य हैं अन्य प्रदेशों से, वो जानते हैं कि उत्तराखंड का जन्म ही मिलेट्स पर हुआ है। मिलेट्स को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है और हम छोटे-छोटे थे तो तब उत्तराखंड आंदोलन की जो बातें सुनने में आती थी, वो आती थी, कोदा झंगोरा खाएँगे, उत्तराखंड बनाएँगे। ऐसा राज्य जिसका जन्म ही इन मिलेट्स फसलों पे हुआ है, वो भी बहुत धीरे-धीरे उगा पाया इन फसलों को। लेकिन फिर भी यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में आदरणीय पवन सर इस क्षेत्र में हमेशा कार्य करते रहे, डॉक्टर भट्ट सर कार्य करते रहे और ऐसे कई लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और खासकर किसानों ने निरंतर इसकी बुवाई की, चाहे छोटे अपने ही लिए सही और हमने इसको भोजन में यूज़ किया और ये मैं जैसे छत्तीसगढ़ गया या उधर से महाराष्ट्र गया कभी तो मुझे इसके मिलेट्स के उत्पादन उनके व्यंजन खाने को हमेशा मिले हैं हिमाचल प्रदेश में। यहाँ तक कि मैंने जो पुस्तकें भी पढ़ी हैं, जैसे इधर से एक बीज बचाओ आंदोलन के हैं हमारे विजय जरदारी जी, उनको मैंने बचपन में पढ़ा। उसके बाद नवधन्य को पढ़ा और अब हम एक दूसरे को पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं अधिक समय न लेते हुए एक मान सिंह गुर्जर जी ने एक मैसेज भेजा है और मेरे ख्याल से अन्य जगह भी पहुँचा होगा। उन्होंने एक कविता भेजी है, तो मैं उस कविता को मेरे ख्याल से मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ और सभी का धन्यवाद कि हम सभी लोग इस वर्ष को सफल बनाने जा रहे हैं मिलेट्स वर्ष में। जी, धन्यवाद। नमस्कार। ओम। जी, धन्यवाद। दिनेश भैया, आप तो 2 दिन से मिलेट्स खा रहे हैं, बढ़िया है और आप अभी इस पर आगे और काम करेंगे, ऐसा लगता है, लोगों को बताएँगे। हमें तो कुछ पता नहीं था मगर हमने बहुत कुछ इस योगार कार्यक्रम की वजह से सीखा, जाना, समझा। आगे आदरणीय डॉक्टर दुबे सर को सादर आमंत्रित करते हैं। जी, दुबे सर आपका स्वागत है। धन्यवाद रंजना जी। आज की चर्चा बहुत अच्छी और पवन सर ने जो बोला वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सीखना हो गया, अब कमिटमेंट की बात आ गई है, तो कमिटमेंट क्या करे इसी पर चर्चा हो। तो निश्चित रूप से हमारे महाराष्ट्र में, स्पेशली मैं जिस विदर्भ बेल्ट में रहता हूँ, वहाँ पे ज्वार बाजरा की रोटी तो खाई जाती है, अभी भी बहुत प्रचलन कम हो गया लेकिन लोग खाते हैं। राजगिरा के लड्डू और नाचनी जिसको बोलते हैं, नाचनी के बिस्किट, ये अभी भी बहुत प्रचलित है। राजगिरा के लड्डू हमारे बचपन से लेकर अभी भी ये यानी जो देहाती मार्केट होता है वहां पर और शहरों में भी आज भी बेचे जाते हैं। तो इसी तरह से जो बाकी सारी मिलेट्स बोली गई या उस दिन हमारे चर्चा में जो आया था कि भाई दूध का भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, प्रोटीन की मात्रा पूर्ण रूप से उसको दी जाती है। तो ऐसे जो मिलेट्स है उसको आइडेंटिफाई करके और उसकी लो कॉस्ट प्रिपरेशंस कैसी बन सकती है आसानी से, उसके बारे में हम ना अध्ययन करेंगे उसका। और तब तक तो ये बाकी जो खाना है, खाने की बात है, उसको तो हमारे इसमें हम सम्मिलित भी करेंगे और इसका एक जिसको हम
प्रेजेंटेशन बोलेंगे, वो प्रेजेंटेशन बनवा के स्कूलों कॉलेज में सेल्फ हेल्प ग्रुप आदि में यदि पहुंचाया जाए तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों से, बालक से लेकर पालक तक जाने का हमारा जो प्रयास होता है, तो निश्चित रूप से बालक से पालक तक यदि हम जाते हैं तो ये जो मिलेट्स की डिमांड है, मिलेट्स की डिमांड निश्चित बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तब प्रोडक्शन बढ़ेगा और किसानों को भी फायदा होगा और देशवासियों को भी फायदा होगा। तो इस बारे में मैं जरूर पहल करूंगा। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन आदरणीय दुबे सर। आगे आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी, आपका स्वागत है जी। सदन को नमन। आज के हमारे योग गुरुओं ने दोनों योग गुरुओं ने बहुत बढ़िया योग कराया। मैं मिलेट्स पे चूंकि 3 दिनों से लगातार इस पर चर्चा जारी है और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों को इस चर्चा में शामिल होने का मौका मिला। निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी एरिया है जहाँ पे मिलेट्स होता है, और चूंकि मैं कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा हूँ तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हमने यहाँ 3 FPO जो हमारे ट्राइबल ब्लॉक्स हैं उनमें बनाए हैं, जिनके माध्यम से हम मिलेट को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और हमारे अभी हमने IIMR हैदराबाद भी यहाँ से 25 जो ट्राइबल, यहाँ के जो प्रिमिटिव ट्राइबल्स हैं उन लोगों को हमने यहाँ से भेजा था, उनको प्रोसेसिंग और वो देखने के लिए कि वो देख के आए और कैसे वहाँ पे लोग अपने वो बना रहे हैं उनको सीखें, ताकि वो जो यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो ऐसा बेचते हैं, तो उसको वो कैसे अच्छे दामों में बेच सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि दुबे साहब ने बताया कि बचपन से हम लोगों ने विदर्भ से जुड़ा हुआ, छिंदवाड़ा जिले का मैं निवासी हूँ। बचपन में हमने राजगीरा के लड्डू, ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी ये हमने खूब खाई है। और अभी पहले मैंने अपने बोला है कोदो कुटकी, रागी कोदो कुटकी और शायद आवाज नहीं आ रही। जी, कृपया हैंड राइज करते समय माइक का ध्यान रखिए। आदरणीय सभी, क्या है माइक की वजह से खुला रहता है तो फिर आवाज डिस्टर्ब हो जाती है बस। तो आगे आदरणीय बहुत सुंदर डॉक्टर रोशन लाल जी, आगे आदरणीय बहन कल्पना जी। जी स्वागत है कल्पना जी आपका। जी कल्पना जी तक आवाज नहीं जा रही है। चलिए आदरणीय कुलदीप उनियाल सर जी। सभी को मेरा प्रणाम। हमारे पिछले 2-3 दिनों से जिस ये हमारे परंपरागत जो फसलें हैं उन पे हम बातचीत कर रहे हैं, तो उससे एक मुझे जो खास तौर पे जो इससे जो महसूस हुआ है, इसमें हमें जो हमारी परंपरागत फसलें थी वो लगातार जो है घटती जा रही हैं और लगातार इनका उत्पादन जो है कम हुआ है, और इसका हमें इस तह में जाना बहुत जरूरी है कि इनका उत्पादन कैसे कम हुआ और क्या कारण थे इसके। इस पे भी अगर हम चर्चा कर सकें कि किन कारणों से, ताकि हम असली रूट कॉज पे जा सकें, कि हम वहीं से जो है उसके इस तरफ बढ़ने के लिए जो है हम प्रेरित हो सकें, कि हम जो कारण थे उन कारणों को मिटाने के प्रयासों पर हम ध्यान दे सकें। तो ये बहुत जरूरी है कि ये क्यों कम हुए हैं, क्योंकि मैं खास तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम उत्तराखंड से हैं। मैं खास तौर पे उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड में ये परंपरागत फसलें पिछले 2 दशकों तक जो है लगातार जो है ये इन फसलों का उत्पादन जो है काफी व्यापक पैमाने पे होता था, और हर घर में जो है इनको जो है खाया जाता था। और इनका जो मेन जो इनका साइकिल था, जो इन फसलों का साइकिल था, वो एक दूसरे के पूरक थे। एक फसल हमारी आती थी तो फिर जब वो खत्म होती थी दूसरी आती थी। जैसे में एक हमारी फसल होती थी चीना, तो जैसे हमारा मंडवा झंगोरा ये बाद में आता था,
तो ये उनकी पूर्ति भी करता था कि ये फसलें जब बाद में आती थी तो ये पूरा साल भर का एक साइकिल होता था हमारा, उस साइकिल को भी जो है पूरा करता था और हमारे साल भर का पोषण का प्रबंधन होता था उसमें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था कि जो ये परंपरागत फसलें जो हैं ये दोबारा से कैसे रिवाइव हो सके, इस पे हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। और इस पूरे 2-3 दिन के सत्र से मुझे ये महसूस हुआ है कि हमें एक बार पुनः जिस रास्ते पे हम गए हैं, जिस रास्ते पे हम आगे बढ़े थे, वो रास्ता निश्चित रूप से गलत था। ये मेरा अपना सोचना है कि उस रास्ते पे जिस पे हम गए, जो हमने अपने खान पान में जो परिवर्तन किए हैं, जो हम जिस तरीके से चलन पे हम जो आगे बढ़े हैं, उस चलन की ओर फिर से हमें जो है मुड़ के आना पड़ेगा और उन परंपरागत फसलों को जो है हमें बढ़ावा देना होगा। और जो आज जो करने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है कि मैं खास तौर पे जो हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मुख्यतः जो मुझे लगा है कि जो मैंने महसूस किया है कि इनको उगाने के पीछे एक कई कारण ये भी थे कि इनमें जो है काफी मैन पावर लगती थी। तो उसके लिए अगर कोई तकनीक उपलब्ध है तो किसानों तक उन तकनीकों को अगर हम पहुंचाएं तो इन फसलों को फिर दोबारा से हम रिवाइव करने में मदद कर सकते हैं। तो मैं खास तौर पे इस बात पे जोर जरूर दूंगा कि जहां जहां पे जिन जिन गाँवों में मेरा संपर्क हो, उन गाँवों में मैं जो हूँ उन टेक्नोलॉजी को, जो टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध है इन फसलों को उगाने के लिए, इनको प्रोसेस करने के लिए, तो उनको जो है उन गांवों तक उसकी जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि लोग उनको अपनाने के लिए प्रेरित हो सके। तो मैं ये जरूर इसमें कोशिश करूंगा। और मार्केट भी एक ऐसा इशू है कि अ, अगर हम इसको बड़े पैमाने पे उगाते हैं तो मार्केट में शायद इसकी जो है हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन धीरे धीरे लोग जो हैं जिस जिस तरह से जागरूकता बढ़ रही, लोगों का वेलनेस की तरफ जो है लोगों का ध्यान जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इनकी खपत जरूर बढ़ेगी और इसकी हमें जो है स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हम इसकी मार्केट कैसे करें। मार्केटिंग का तौर तरीके में हमें कौन से टूल्स अपनाने पड़ेंगे, कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे, इस पे जरूर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मार्गदर्शन आदरणीय कुलदीप पुनियाल सर आपका। और आगे आदरणीय नीलकंठ सावड़े भैया जी, आपका स्वागत है। ओम धन्यवाद रंजना बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मिलेट पर 3-4 दिन से आदरणीय श्री भट्ट सर ने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है और कल भी मुख्य अतिथि हमारे बहन जी थे, तो बहुत ही अच्छा उस पर भी मार्गदर्शन मिला, कैसे उसका खाने में कैसा यूज करे, उसके व्यंजन कैसे बनाना, इस पर भी चर्चा ऐसी बीच बीच में होना चाहिए। क्योंकि ये जो मिलेट अपने जीवन में कितना उपयोग में है, पहले से तो करते थे लेकिन और भी कैसे उसका यूज करना है और किसानों को जैविक मिलेट कैसे मिले। जैसे कि कल बोल रहे थे कि उसके कल बहन जी मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही थी कि जिसके पास है उसको ग्राहक नहीं और जिनको मिल रहा नहीं उनको कहाँ मिलता है ये मालूम नहीं है। तो इसकी भी जो दूरी है वो कैसे मिटाया जाए ये भी संभव है। क्योंकि जब कल ये चर्चा में आया कि किसान उगाते तो है लेकिन उसके मशीनरी के अभाव से वो तैयार करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती, तो इस पर भी छोटे उपकरण या मशीन हो तो इसका भी थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालने का कोशिश करेंगे। और कल हमारे आदरणीय श्री विनोद भट्ट सर जी का भी बहुत लेख अच्छा पढ़ाने की मैं पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा, वो भी ग्रुप में हमने डाला है। तो हम राजगिरा और ज्वार बाजरा ये तो यूज करते ही है, लेकिन आगे ये हमारे महाराष्ट्र में नागली बोलते हैं, इसका भी यूज पापड़ के रूप में होता है। लेकिन उसकी रोटी भी बना के खाएंगे और लोगों को इसका प्रचार और किसानों को तक ये कैसे अपने खेती में ज्यादा उपज बढ़ेगी और थोड़े थोड़े भी सब किसान थोड़ा थोड़ा घर में अपने खाने के लिए अपने खेत में फसल उगाएंगे तो इसका जरूर अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोग होगा। तो हम इसका प्रचार भी करेंगे और खुद भी हम खेत में लगाएंगे। ओम प्रणाम, धन्यवाद। जी जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ सावड़े भैया, बहुत सुंदर मार्गदर्शन। आपने बताया कि महाराष्ट्र में ज्वार, बाजरी और राजगीरा और अभी नागली मिल रहा है, अगर कोदू, कुटकी, सावा और हरिकंगनी ये इनके थोड़े से अपरिचित थे, मगर अभी योगाहार कार्यक्रम ने हमें बहुत कुछ सीखा है। ये हरिकंगनी क्या है, ये सब मिलेट्स, इतने मिलेट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे सदन में हमें मिल रही है और हम आगे निश्चिंत सभी भाई बहन आगे एक्शन लेंगे। आगे आदरणीय ओंकारनाथ भैया जी को सादर आमंत्रित करते हैं झारखंड से। जी ओंकारनाथ भैया जी, आप तक आवाज आ रही है? आपने मिलेट्स के बारे में बताना है कि आपने 2-3 दिन से लगातार चर्चा कर रहे हैं हम मिलेट्स के ऊपर, तो आगे हम क्या करेंगे, कैसे करें, खेती में मिलेट्स उगाएंगे, बताइए जी। चलिए ओंकारनाथ भाई साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, आगे हम लेंगे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। जी प्रदीप राज वर्मा जी भाई साहब, आपका स्वागत है। आपने हैंड राइज किया था, मगर मैं सीरीज वार ले रही हूँ सभी भाई साहब को। जी जी आदरणीय प्रकाश जी, आप तक आवाज आ रही है? जी प्रणाली बहन जी मराठी जी, आपका स्वागत है। जी, आप बताइए आप क्या क्या कर रहे हैं मिलेट्स के? आज की योग कक्षा तो बहुत सुंदर आदर्शवत हुई। आज का विषय है मिलेट्स पर हम क्या करें। पहले इसे तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी वक्ताओं ने श्री अन्न श्री धान के रूप से बढ़ावा दिया है। ये विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रूप बहुत अच्छा है। हमारे पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी का सपना है स्वस्थ और समृद्ध भारत को। ये व्यापक सपना हम आचरण में लाने के लिए मैं तो प्रयास करने का प्रयास करूंगी। मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए स्कूल में आने वाले बच्चों के माताओं को इस विषय पर मार्गदर्शन देकर ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मिलेट्स है वो लगाने के लिए प्रवृत्त करूंगी। हमारे यहाँ रागी और वरी ये उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो ये हमारे प्रकृति के लिए अच्छा कैसा है और इसके बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन कैसे बना सकते हैं, इसका तो मैंने स्कूल में जो पोषण माह साजरा किया था उस दिन बहुत पदार्थ तो तैयार किए थे। अब मैं सभा में महिलाओं को मार्गदर्शन करूंगी कि ये हमारे तबीयत के लिए कैसे अच्छे हैं, बच्चों का आरोग्य कैसे अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए मैं मेरे योग वर्ग में, स्कूल में, जहाँ जहाँ मुझे स्टेज मिलेगा वहाँ मैं बोलूँगी और ये लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगी। और मैं मेरे यहाँ जो जगह है वहाँ ये रागी, ज्वार और मक्का ये लगाऊंगी इस बरस। ओम ओम। और एक बताऊंगी रंजना दीदी कि गत वर्ष मैं मेरे बच्चों को मेरी कक्षा 2 कक्षा थी उनको प्रेरित किया था कि तुम 2-2 पेड़ दत्तक लो। इस बरस मेरे स्कूल के 1 से 7 कक्षा के बच्चों को मैंने 2-5 पेड़ दत्तक लेने को बताए हैं और दत्तक लेकर उनको सेंद्रीय खाद लगाना और शनिवार रविवार को उन बच्चों की उन पेड़ों की से बात करना, उनकी सेवा करना, ये संकल्प दिया है। ओम प्रणाम, धन्यवाद। बहुत सुंदर सुझाव मार्गदर्शन बहन प्रणाली जी। और मुझे भी लगता है कि हमारे जितने भी योग शिक्षक हैं उन्होंने सबने प्रयास करना है। ग्रामीण भाग में जाएंगे तो फिर योग के साथ हमें आहार पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, महिलाओं को बताना पड़ेगा, पुरुषों को बताना पड़ेगा कि हम मिलेट्स का उपयोग कैसे करें। इसके बारे में आज आपने बहुत सुंदर सुझाव मार्गदर्शन दिया। आगे आदरणीय हमारी राजश्री कुशवाहा जी, आप तक आवाज आ रही है? जी राजश्री कुशवाहा जी, चलिए राजश्री तक आवाज नहीं जा रही है। रामकृष्ण रघुवंशी भैया, आपका स्वागत।
जी रामकृष्ण रघुवंशी भैया, रघुवंशी भैया तक आवाज नहीं जा रही है। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी। नाम श्री सुनिए प्रदीप राज वर्मा जी का हैंड रेज है। जी। हाँ, मैंने आवाज दिया है प्रदीप राज वर्मा जी को, आवाज नहीं जा रही है। ओम प्रदीप राज वर्मा जी भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम सदन को नमन। और आज मिलेट पे बहुत ही अच्छी जो चर्चा हो रही है, और चर्चा हो जाने से एक बात मैंने महसूस की है कि बोले अभी लोग उसका उपयोग कम कर रहे हैं, किंतु घर घर जन जन में योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से ये मिलेट के ऊपर चर्चा हो रही है और लोग लाना और खाना भी शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ रागी तो बहुत अच्छे से मिल जा रही, जितनी चाहे उतनी राशि में। कोदो कुटकी और समा मिल जाता है, कोदो कुटकी नहीं मिलती है यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हमारा जो संडे का इतवार के दिन एक जैविक बाजार लगता है, किसी किसान को, आदिवासी को हम प्रोत्साहित करेंगे वहां लाके बेचने के लिए। और मैं अपने बारे में ये बता रहा हूँ कि मैंने 1 साल के लिए गेहूं की रोटियां बंद कर दी है। मक्का और ज्वार या बाजरा या मिलेट में जो भी मिलेगा उसकी रोटी खाएंगे। एक टाइम हमारे एक ही टाइम भोजन करते हैं, तो एक टाइम वही रोटी खाएंगे। गेहूं 1 साल के लिए पूर्ण रूप में बंद कर दिया है। आज की डेट में 20-25 दिन के लिए कोई भी अनाज मैं नहीं खा रहा हूँ। मतलब पितृमुख से लेके दशहरा तक मैं कोई अनाज नहीं खाऊंगा। सिर्फ लौकी और मठा का सेवन कर रहा हूँ मैं, या कुछ और फल कुछ बीच में ले लेते हैं। और मिलेट के बारे में ऐसा कि हमारे गांव से 50 किलोमीटर दूर एक जगह मिलेट का बाजार भरता है, तो वहाँ काफी सस्ते में मिल सकता है मिलेट। तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारा जो एक मार्केट है यहाँ पे इतवार का, उसमें हम जैविक बाजार लगाते हैं, तो उसमें हम मिलेट रखवाने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उसका फायदा मिले। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी तो इसको कितना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने मंडला मंडला जिले की किसी महिला को तो एम्बेसडर बना दिया है कि भाई ये उसकी एम्बेसडर हैं, और बहुत तरह से प्रमोट कर रहे हैं। और काफी किसानों को अच्छा रेट भी मिल रहा है। यदि इस तरह से रेट मिला तो मिलेट में वो दिन दूर नहीं कि हर घर में मिलेट का उपयोग होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी सभी वक्ताओं ने बोला कि राजगिरा और ज्वार और बाजरा मक्का ये तो लगभग हर घर में उपयोग होते हैं, साल में 2 महीने हो या 4 महीने हो। बाकी जो छोटे वाले ग्रेन हैं उनकी उनके प्रमोशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 3 दिन में हमने काफी कुछ सीखा है, और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम इसका उपयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी भाई साहब, बहुत सुंदर मार्गदर्शन, महत्वपूर्ण। और आगे आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब जी। जी स्वागत है। धन्यवाद जी, आपने मौका दिया बोलने का। बहुत देर से हैंड रेस कर रहा था मैं, रास्ते में हूँ मैं, क्योंकि नेटवर्क आ रहा जा रहा है इसमें, कि मैंने हैंड रेस किया था। सबसे आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। आ रही। हाँ, सबसे पहले तो सदन को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 3 दिन की इस कार्यशाला में हम लोगों को, सभी लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाई। मिलेट्स के बारे में जानकारी थी नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन इतनी स्पष्ट जानकारी नहीं थी। उसके लिए पूरी टीम आदरणीय से धन्यवाद साधु। दूसरी चीज के इस का तो फिर हमारे यहाँ आदिवासी भाई आते हैं काम करने के लिए खेतों में बाहर से, तो उनसे चर्चा करी। फिर मैंने ये मिलेट्स के बारे में, आपकी चर्चा के बारे में जानकारी लेके, तो उन्होंने चीने के लिए हम भैया बात देंगे, हम ले आएंगे। इन्हें 1 कुंटल 3 चाव की व्यवस्था कर दी। अब इनको उनसे ही सीखूंगा कैसे बनाएं खाने के लिए। और रही बात उसकी राजगिरे इसका उपयोग भी जब व्यक्ति करे, जरूरत पड़ेगी।
जैसे अब सदन के माध्यम से जो जानकारी मिली उसमें है कि शुगर की बीमारी में ये चीजें बहुत अच्छी है, और अपने शरीर में जो ग्लूकोज रिड्यूस होता है वो 6-7 घंटे में इसका अगर अपन भोजन करते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। तो उससे जो शुगर वाले हैं पेशेंट आजकल काफी जो लोगों ने जो गलत खान पान के कारण और या गेहूं और चावल के कारण शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है, तो ये बीमारी अगर इससे खाने से होती है तो ये अपने आप रूप पे इसका प्रचार प्रसार भी होगा, और जब उनको लोगों को फायदा होगा तो ये इस चीज का उपयोग भी करेंगे। तो मैंने जो जानकारी सदन के माध्यम से आपकी उसको अमल में लाने के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया है। अब वो माल आएगा 2-4-8-10 दिन में, जब वो जाएंगे तब वो भिजवाएंगे, और उनका फिर बनाना खाने का वो इंदौर वाली जीजी से भी हम संपर्क करेंगे तो हमको बनाने के लिए भी और विधि बताए। हो सकता है कि हमारे होशंगाबाद जिले में हम एक कार्यशाला आयोजित कर दें जिसमें इन मिलेट्स का किस प्रकार बनाया जाता है इसके बारे में भी, अगर ऐसा इस सदन की ऊर्जा के माध्यम से अगर ऐसा होता है तो वो हम करने की कोशिश करेंगे। जी ओम, धन्यवाद। जी धन्यवाद अशोक भैया। अशोक भैया से एक बात थी, आप मिलेट बुलाएं तो थोड़ा हम लोगों का भी ध्यान रखें, हम भी लेंगे आपसे। और दूसरी बात, बनाने की जो विधियां हैं, हाँ, एक कुंटल इसीलिए बुलवाया है कि तुम एक कुंटल इसीलिए मैंने बोला है कि कोई मैं 1 कुंटल पूरा थोड़ी खाऊंगा, तुमको भी थोड़ा थोड़ा दूंगा। और बनाने की जो विधियां हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है जी, हमारे पास काफी हैं विधियां, किताब है 2-3, तो उसके लिए मैं फोन करूंगा आपको पर्सनली। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अशोक भैया ने 1 क्विंटल ले लिया है और पूरे सदन को वो बांट रहे हैं 2-2 किलो 5-5 किलो। ठीक है जी जी, ऐसे ही है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। जी, बहुत बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सुंदर। और आगे आदरणीय श्याम सुंदर जी भाई साहब, अब तक आवाज आ रही है तो आमंत्रित है। जी सुमित वर्मा जी, जी भाई साहब, जी सुमित वर्मा जी, आप तक आवाज आ रही है? बहन जी ओम ML गौर जी, अरे जी गौर साहब जी, स्वागत है। कोई नहीं, दोनों 21 पे जुड़े थे, गांव पे था श्याम भाई के साथ। तो बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, और मिलेट्स के बारे में तो जितना ज्ञान मिलते जा रहा है वो एक महत्वपूर्ण है ही। और कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जैसा पवन सर ने बताया, दिनेश सर ने और सभी ने बताया कि अगर हम जितना इसका प्रसार प्रसार या अवेयरनेस लाएंगे, जानकारी देंगे कि क्योंकि अभी तक तो पता ही नहीं है कि इस खाने से क्या होता है, तो अगर आवश्यकता महसूस होगी तो आविष्कार अपने आप हो जाएगा। मतलब किसान उसको उगाने लगेंगे, क्योंकि कुछ प्रचलित चीजें जो थी हमारे यहाँ, कोदू कुटकी और समरिया जिसको होते हैं, वो इधर होता था, पर आज के जमाने में उसको कोई पूछते नहीं है। और पहले भी जब गेहूं भी कम हुआ करता था, जब ये अधिक मात्रा में होते थे, तो हमारे इस नर्मदापुरम क्षेत्र के कुछ एरिया में तो गेहूं खत्म ही हो जाता था ठंड के दिनों में। तो उस समय ज्वार और कोदो कुटकी ही ज्यादा चलते थे, परंतु उसको ऐसा लोग मानते थे कि ये गरीबी की निशानी है। मतलब जिनके पास गेहूं नहीं होता तो वही खाता था, परंतु गेहूं इतना उत्पादित हो गया है और गेहूं इतना मिलने लगा है हरित क्रांति के बाद, जो कि रासायनिक उत्पादन शुरू हो गया है, उसमें आज उसको भूल गए हैं। और लोग उसको, चूंकि बाजार नहीं है, बेचेंगे कहाँ? खुदे कुटकी लगा भी देंगे तो बेचेंगे कहाँ? क्यों? क्योंकि लोग भूल गए हैं। तो हमें वही आवश्यकता आविष्कार की जननी का सिद्धांत अपनाते हुए, जो इकोनॉमिक्स में है, कि हमें आवश्यकता लोगों की महसूस करानी पड़ेगी, तब वो आविष्कार अपने आप हो जाएगा। जी ओम। जी धन्यवाद गौर साहब। क्योंकि हम 3 दिन से लगातार, और पिछले महीने में भी हमने ये मिलेट्स के ऊपर चर्चा की थी। तो आज आदरणीय पवन सर ने बिल्कुल एक्शन मोड में आने के लिए कहा था कि सबने हमें अभी मिलेट्स सीखा है, जाना है, पहचाना है, और फिर हम क्या करें इसके ऊपर। तो हमने आहार में भी, और फिर हम इसका प्रचार और किसानों को कैसे मोटिवेट करें, तो इसके बारे में आदरणीय रामकृष्ण जी भाई साहब मिलेट्स की स्वागत में एक गेंदे की माला बना रहे हैं। आदरणीय दीदी जी।
जी 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 रघुवंशी भैया जी 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 ओम, ये माला नहीं है, सदन के एक एक सदस्यों को इसमें पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या है कि अभी आज ये हमारे यहाँ मंदिर है, तो आज सुबह मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना अपने हाथ से मिला के बना के और भगवान को माला समर्पित की जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बगैर उसके भी करना चाहिए, तो इससे अभूतपूर्व शांति होती है। सुबह सुबह प्यारे प्यारे फूलों के दर्शन होते हैं। और दूसरा, ये हमारे यहाँ जो लगा हुआ है ना, अब इधर ये तालाब के किनारे जब आप लोग आए आए थे, तो ये किनार के पे अभी बहुत सारा क्या है, हमने इसके साथ में एक मिर्ची की लाइन भी डाली है। गेंदे के बगल से, गेंदे के साइड से एक मिर्ची की लाइन डाल दी है। तो वो क्या है कि ये पेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करता है। तो हाँ, मिर्ची की फसल में इससे बीमारी नहीं आती है। तो अभी वो पहला प्रयोग है, तो उसके बगल में ये फूलने लगे थे, तो हमने कहा कि अभी ठीक है। कुछ व्यापारी बंधु का भी फोन आया कि भैया नवरात्रि में हमें फूल देना, तो नवरात्रि में और अच्छे से खिल जाएगा, तो एक अलग से आय का साधन भी हो जाता है। और दूसरा, जब आप आंखों से फूलों के दर्शन करते हो तो दिन भर आपका बहुत अच्छा जाता है। और मिलेट्स के तो खैर बहन जी से 3 दिन से हम रेगुलर सुन रहे हैं, तो अभी हम लोग भी सब अपनी डाइट में उसको शामिल करेंगे। और अभी हमारे पास एक नया ऑर्डर आया है कि मोरिंगा की जो पत्तियां हैं, लीव्स है, उसके पाउडर का। जी 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 ओम। जी रघुवंशी भैया मेरा माइक बोलिए। जी कुछ बोल रही थी बहन जी आप? नहीं नहीं कुछ नहीं जी बोलिए। आपने अशोक जी से मिलेट्स ले ली पूरे सदन के लिए, अब पूरे सदन के लिए मैं माला दे सकता हूँ। जी बहुत सुंदर जी बहुत सुंदर। चलिए तब तक रघुवंश भैया जी की माला हो जाती है, तब तक हम आगे चलते हैं। आगे हमारे उमाशंकर प्रसाद भाई साहब जी जी उमाशंकर प्रसाद भाई साहब, आपका स्वागत है। आवाज आ रही है? जी उमाशंकर प्रसाद भाई साहब का माइक ऑन है, मगर आवाज नहीं आ रही है। बोलिए बोलिए। जी उमाशंकर प्रसाद जी भाई साहब, आवाज आ नहीं रही है? आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है। चलिए आगे हम आदरणीय वैशाली बहन जी को सादर आमंत्रित करते हैं। जी वैशाली बहन जी, अब तक आवाज रघुवंशी भैया आवाज कट रही है, सुई हाथ में सिल क्यों नहीं देते? सिल दो आवाज को। हम ट्रेन में हैं, जब नहीं आया था वो। जी सुमित वर्मा जी भाई साहब, आपका स्वागत है। जी बोलिए। जी सदन को प्रणाम। मैंने पिछले वर्ष जब पहली पहली बार कृषि चालू किया था, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ में जजपुर जिला है बगीचा, वहाँ पर बेड़े लगाया था। शायद उसे प्रोसो मिलेट बोलते हैं और लोकल भाषा में बेड़े बोलते हैं। तो उसके लिए हमने मतलब कुछ नहीं किया था, केवल एक बार जुताई करके बीज लगा डाल दिए थे और कुछ भी नहीं डाला था, ना पानी की चिंता ना खाद की, और वो अच्छा उत्पादन हो गया था। और उसका मतलब व्यापारियों से लोकल मूल्य हमको 40 रुपए किलो मिला था। और इस वर्ष मैं बीज का अनुपात नहीं लगा पाया कि कितने बीज मंगाने चाहिए, लगाना है धान और सबका। तो मैंने बहुत सारे मिलेट से मंगाए थे, उसमें से केवल कोदो कुटकी ही मैं लगा पाया हूँ।
अभी मेरा प्रश्न ये था कि ठंड में भी हम लगा सकते हैं क्या? मेरे पास रागी, बाजरा, कोदो, कुटकी का बीज लगा है, तो धान कटने के बाद भी वो लगा सकते हैं क्या? अगर आप किसी रागी भी लगा सकते हैं गर्मी में, रागी को अच्छा गर्मी में लगा सकते हैं जी, जैसा धान को गर्मी में लगा सकते हैं, बाकी फसल अच्छा जी जी। और एक वहाँ पर एक फसल, नई फसल मुझे जानकारी होती है, टाऊ करके बोलते हैं, वो भी मिलेट्स में आता है, जो जैन खाते हैं, तो उसमें ठीक नहीं कहना था। जी बहुत सुंदर सुमित भैया, आप प्रयास कर रहे हैं और आगे हमारे बीच में आदरणीय वैशाली बेन जी तक मेरी आवाज आ रही है तो ठीक। चलिए, वैशाली बेन तक मेरी आवाज नहीं जा रही। आदरणीय विनोद भट्ट सर। जी विनोद भट्ट सर, आवाज आ रही है मेरी? जी नमस्कार। मैं तो काफी बोल चुका हूँ परसों। फिर भी आप क्या, आप बताइए कि आप मिलेट्स अपने आहार में क्या क्या ले रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें भी जानकारी होगी तो हम भी ले लेंगे। नहीं, मैं तो झंगोरा, जो बार्नयार्ड मिलेट है, झंगोरा रेगुलर रूप में लेता हूँ। दूसरा मंडवा है और तीसरा कंगनी है। तो ये 3 चीजें जो है मैं रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ। और सर्दियों में खासकर ज्यादा होता है, गर्मियों में थोड़ा कम होता है। मैं तो एक जो कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी में भी झंगोरा डाल के उसको उसको खाते हैं। वो बहुत ही पौष्टिक होता है और इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उससे, वो बहुत अच्छा चीज है। तो बेसिकली इसको इसको जो है कई तरह से खाया जा सकता है। इसको उपमा बना के खा सकते हैं, इसको खिचड़ी बना सकते हैं, इसकी खीर बना सकते हैं, इसका जो है डोसा बना सकते हैं, इसका बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो आप मेरा बस अनुरोध एक रहेगा, अगर अगर हम अपनी डाइट में से गेहूं कम कर सकें, चावल में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि चावल में आप देखिए सारा पूरा जो हमारा देश है, देश चावल हमारे यहाँ पैदा हुआ भारत में, और चावल सारा देश खाता है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएं तो वो तो 3 टाइम चावल खाते हैं। सुबह नाश्ते में भी भात खाते हैं, दिन में भी भात खाते हैं, रात को भी भात खाते हैं। और एक और मजे की बात मैं बताऊं आपको कि 1-2 जगह के अलावा हमारे पूरे देश में इसको भात ही कहा जाता है। तो ये भी एक बड़ी बात है। और इसको जब हम अगर कौनी हो या फिर झंगोरा हो, तो उसको भी जब हम पकाते हैं तो उसको भी बोलते हैं कौनी का भात और झंगोरे का भात। तो इसलिए भात से कोई आपत्ति नहीं है, भात हमारे संस्कृति में बिल्कुल मिला बसा है। हाँ, बस एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि जितना हम उसको गोरा करेंगे उतना नुकसानदायक है। जितना हम उसको उसमें से जितना उसका ब्रांड नहीं निकालेंगे तो उतना हमारे लिए फायदेमंद है। तो सेमी पॉलिश्ड खाया जाए। अगर पॉलिश आप ऐसे पहले तो अनपॉलिश्ड खा सकें तो बहुत बढ़िया है, पर अगर अनपॉलिश्ड नहीं खा सकते हैं तो सेमी पॉलिश्ड खाएं। तो इसमें भी जो हमारी जो एक में कल जो बहन जी कह रही थी कि इसकी शेल्फ लाइफ कम है, तो ये शेल्फ लाइफ कम तब है अगर इसको कूट दिया जाए। अगर इसको कूटा ना जाए, इसको अगर रॉ रखा जाए तो ये 20 साल तक रह सकता है। तो ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि, और उसमें एक और चीज है कि अगर आपको अपने बीज सुरक्षित रखने हैं तो बीज सुरक्षित रखने के लिए आप इनके अंदर रख दीजिए इनको।
तो ये आपके बीज कभी खराब नहीं होंगे, क्योंकि इसमें झंगोरा हो गया या मंडवा हो गया या कौनी हो गया, इस पे कीड़ा नहीं लगता, किसी तरह का कीड़ा नहीं लगता इस पे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। अनलेस कि आप इसमें जबरदस्ती पानी वानी कुछ, मतलब दो चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एक है कि इसमें मॉइस्चर का ध्यान रखना पड़ता है, दूसरा इसमें गर्मी का ध्यान रखना पड़ता है कि गर्मी ज्यादा कम ना हो, तो उससे क्या है अंदर भाप बनता है। अगर खासकर टीन विन का कोई अगर उसमें रखा है आपने, तो मिलेट खाइए, स्वस्थ रहिए। जितना न्यूट्री सीरियल आप इसको बोलिए, श्रीधान आप इसको बोलिए, तो इसमें आप धीरे धीरे करके आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक साथ सब आपको एक साथ ही खाना है। उसके लिए वो एक चीज है कि बस उसके लिए अगर आपको बच्चों को इसको खिलाना है, तो उसके लिए आपको, कल बहन जी ने अच्छी बात कही थी कि मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत है कि रेसिपीज बनानी पड़ेगी, टेस्ट वो इनोवेशन करने पड़ेंगे। और अगर किसी को रेसिपीज चाहिए तो वो रेसिपीज जो नवदानिया ने किताब लिखी है उसमें है रेसिपीज, बहुत रेसिपीज हैं उसमें अलग अलग तरह के। और खासकर अगर आप बुजुर्ग लोगों को पूछेंगे तो उनके पास तो होंगी रेसिपीज। और दूसरा ये है कि ज्वार और बाजरा रोटी अगर खाएं तो ज्वार बाजरा की रोटी खाएं, वो बहुत ही बढ़िया है उससे। और मंडवा है, मंडवा थोड़ा सा उसको थोड़ा बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन उसमें अगर आप इसमें चौलाई का आटा मिला दें, चौलाई मिला दें, वैसे उसमें चौलाई मिला सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं लगती। कल बहन जी बोल रही थी कि इसको अगर बेहतर है अगर अकेला अकेला खा सकते हैं, लेकिन अगर एक ही समूह के वो है तो इनको मिलाया जा सकता है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो बस मुझे यही कहना था। बाकी अगर किसी किसी को अगर मिलेट्स की आपूर्ति करनी है तो उत्तराखंड में मैं 1-2 नंबर दे सकता हूँ, वहां से आपको मिल सकते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी कल परसों दी थी और आज भी बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलेट्स के बारे में जितने व्यंजन है आप अपने आहार में यूज कर रहे हैं और हमें भी ऐसे ही करना है। तो आगे दिनेश भाई साहब जी, आपने हैंड राइज किया था जी। हाँ जी मैम, मैं असल में हैंड रेस इसलिए कर रहा था कि परसों डॉक्टर भट्ट सर मुख्य अतिथि के रूप में आई थी और मैंने एक शब्द का यूज़ किया था कि अंग्रेजों ने जो अनाजों का नाम लगभग ऐसे लगा कि उनको जैसे घोड़े के नाम पे, पक्षियों के नाम पे और नाम पे रखा है। हालाँकि उनकी मानसिकता जो भी रही हो, लेकिन हमने वही समझ लिया और उनको दरकिनार कर दिया अपने भोजन से। लेकिन वास्तव में वो ये अनाज जो है, जैसे अभी डॉक्टर सर ने कहा है, भट्ट सर ने कहा कि ये श्री अनाज है। श्री यानी समृद्धि के अनाज हैं और इसको यहाँ पे सतनाजा भी कहा, यानी सत्य अनाज है ये। 7 प्रकार के अनाज भी हैं, 9 प्रकार के, 12 प्रकार के, लेकिन सत्य को अगर देखा जाए तो सत्य के अनाज में है। और उस महत्वपूर्ण ये कि बहुत ही पॉजिटिव अनाज हैं। जब डॉक्टर भट्ट कहते हैं कि अगर बीजों को बचाना है तो इन जो मिलेट्स के भंडारों में, मिलेट्स की बोरे या कुटिया में इसको रखा जाए तो हमारे बीज सुरक्षित रहते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत ही सकारात्मक अनाज है और इनका जो वाइब्रेशन है, अगर हम इनको शोकेस के रूप में भी रखते हैं, अपने साथ भी रखते हैं, तो हमें पॉजिटिव वेव्स देती हैं और यही मुझे कहना था। जी, धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद दिनेश भैया। और अभी आदरणीय यमिल गौर साहब ने हैंड राइज किया था, कुछ कहना चाहते हैं जी। ये सप्तधान्य श्रीधन
बहुत सुंदर नाम हमारे मिलेट्स के ऊपर। आगे आदरणीय और यहाँ दीदी जी बोलिए। हमारे यहाँ ना ये नाचनी होती है ना, वो भात पीक के बाजू में लगा दी जाती है, तो एक बार 2 पीक हो जाते हैं, ऐसा किया जाता है। जब ये धान लगाते हैं ना, भात भात बोलते हैं, उस भात की खेती के अगल बाजू में ये नाचनी लगाते हैं, तो 2 पीक का निर्माण एक ही वर्षा के टाइम हो जाता है। बहुत सुंदर। जी जी, बहुत सुंदर। धान के साथ आपके यहाँ नाचनी भी लगाते हैं ना, उसका भी पीक लेते हैं। बहुत हाँ हाँ हाँ। बहुत सुंदर प्रणाली बहन जी। और बहुत ही महत्वपूर्ण सदन में सभी भाई और बहनों ने अपने अपने सुझाव मार्गदर्शन दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण रहे सबके। आगे मैं लास्ट कमेंट के लिए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब के पास जाते हैं कि उनका भी उनके क्या विचार है वो आप प्रस्तुत करें। जी जी, सदन को प्रणाम। और लगातार 2-3 दिन से जो चर्चा मोटे अनाज के ऊपर चल रही है, हमारे परंपरागत अनाज जिसको हम कह सकते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मिली है, क्योंकि उसमें हम पूरा नहीं सुन पाए। अब हम जो रिकॉर्डिंग है उसको सुनेंगे, क्योंकि हम परम पूज्य स्वामी परमादेव जी के साथ में कार्यक्रम में थे। 3 जिलों में कार्यक्रम हुआ, उसमें हम किसानों को योग और आहार के ऊपर लगातार चर्चा हुई। उन्होंने प्रेस वार्ता की परम पूज्य स्वामी जी ने, तो योग के साथ आहार पर चर्चा की, और जिसका सभी पत्रकार बंधु समाज ने स्वीकार किया है कि हमारे आहार की शुद्धि अति आवश्यक है योग के साथ साथ। और मोटे अनाज की भी चर्चा हुई। आज योगाहार कार्यक्रम में जो लगातार जीवन से संबंधित हम अपना जीवन कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे सुखी रख सकते हैं, इस विषय पर लगातार चर्चा हो रही है। तो आप सबको जो सहभागी बन रहे हैं, सहयोगी हैं, और जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगाहार कार्यक्रम संचालन में अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और जैसा अभी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने कहा है कि हमने अभी अनाज उन्होंने टोटल बंद कर दिए हैं, बीच में गेहूं बंद कर दिया था आदरणीय। तो इस प्रकार के जो निर्णय हैं, और इनसे सुन करके उनके यहाँ जब भोजन हम लोगों ने किया था तो उसका आनंद अलग था। हर जगह आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी के यहाँ या शरद वर्मा जी के यहाँ 3 जगह हम लोगों ने भोजन किया था, उसमें सब में यही परंपरागत अनाजों का से बनाया गया था। तो अब बीज लेकर के हमें उसका उत्पादन करना है, यह भी बात हमारे सदन में आई है, क्योंकि हम अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो ये उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। हम किसान भाइयों के लिए, ऐसे किसान भाई जो परंपरागत अनाज उत्पादन करना चाहते हैं, अगर उनको बीज की जरूरत है, आवश्यकता है, और वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, जैसा अभी डॉक्टर विनोद भट्टी जी ने कहा है कि उत्तराखंड में कॉन्टेक्ट नंबर देंगे। तो इनसे एक ऐसा भी एक सदन में चर्चा रखी जाए कि जो भी भाई बहन परंपरागत अनाज पैदा करना चाहते हैं, बीज की आवश्यकता है, देसी बीज कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो इस पर भी हम चर्चा करके कॉन्टेक्ट उनके लेकर के आपस में शेयर करेंगे। या एक कोई जगह या पॉइंट या व्यक्ति एक माध्यम बन जाए, ताकि हमारे किसान भाई उनसे अपने अनाजों का पहले से प्रबंध कर लें, क्योंकि ये जो अनाज हैं वो बोने के समय फिर व्यवस्था नहीं हो पाती है। और अगर हर किसान कम से कम 1-1 किलो मोटे अनाज बोएगा तो इसका बीज हो जाएगा, उत्पादन होगा, और आगे पुरानी हम जो ऋषि और कृषि परंपरा, जो परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी की मंशा है कि हम योग पुरानी परंपरा को हम स्थापित करें, भारतीय संस्कृति शिक्षा को स्थापित करें, और वो इसी अनाजों के खाने से ही होगी, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। और ये औषधीय
अनाज है। आज आदरणीय पवन कुमार जी ने जो बताया कि हमने जो सुना कि सभी अनाज मिला करके नहीं खाना है, यह उन्होंने जो शिक्षा ली, इसी प्रकार से सदन में हमारे कई भाई बहनों ने अलग अलग शिक्षाएं ग्रहण की और अपने जीवन में उतारा है और उतारेंगे। और इस योगा कार्यक्रम से लगातार जीवन में जो बदलाव हुआ है, यह पर भी आदरणीय पवन कुमार जी ने बताया। और मैं भी अपने जीवन के बदलाव के बारे में मैं बताता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया है और बहुत कुछ सीखा है। और पुरानी हमारी बचपन हमें हमेशा याद आता है, क्योंकि जो आज चर्चा हो रही है वो हमने जीवन में उतारा है, हमने जीवन में अपने अनुभव किए हैं। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। 8:30 बज गए हैं और यह क्लास सबकी है। और जैसा कि आदरणीय रंजना बहन जी लगातार अपना पुरुषार्थ कर रही हैं और इसको समय पर संचालन करना और उस पर ध्यान देना, सभी भाई बहन इसमें जुड़ करके अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। पुनः प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ओम। जी जी, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, बहुत सुंदर। 4-5 दिन से सदन में आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, तो मुझे लगता है आज सदन खुश हुआ होंगे। बढ़िया कि आगे आदरणीय दिनेश भाई साहब को आभार के लिए बुलाते हैं। जी, स्वागत है दिनेश भाई साहब आपका। जी, डॉक्टर रोशन लाल जी भाई साहब, आप आभार करा दीजिए। बहन जी, मैं एक चीज ये कह रहा था, सब पूरा कार्यक्रम चल रहा है, अभी दृश्य कोई नहीं हो रहा, कोई भी किसी के वो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा निवेदन ये था कि आप मार्गदर्शन दें। पूरा सदन अदृश्य अदृश्य चल रहा है आजकल। आपकी आवाज नहीं सुनाई दी बराबर। बहन जी, ये हो रहा है कि सदन अदृश्य अदृश्य चल रहा है, कोई भी ना योग कक्षा में लोग दिखाई देते हैं, सब अपना ज्यादातर कैमरा ऑफ करके रखते हैं। तो अच्छा, निवेदन ये था कि सभी मार्गदर्शन दें। अच्छा, अदृश्य दिख रहे हैं अभी सभी। जी जी जी, कल से सभी वीडियो खुल जाएंगे, वीडियो खुलेंगे योग के लिए। और जब हमारा दूसरा सेशन चालू होता है तो बहुत दिन हो गए सबके वीडियो ऑन करने के लिए नहीं कहा है, तो सबके वीडियो ऑन हो जाएंगे। हम अदृश्य से दृश्य की तरफ आ जाएंगे। क्योंकि आपने बात कही और सबके वीडियो ऑन हो ये अभी जो खोल सकते हो खोल ले, अभी जो खोल सकते हैं वो खोल ले। देखिए जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छा प्रयास किया। प्रकट होना बहुत अच्छा ये कर दिया। जी, ये जो मिलेट्स की ही बात जैसे ठहरी कि जैसे मिलेट्स के दाने गायब हो गए थे, फिर वो दृश्यमान हो जाएंगे, इसी तरह से आदरणीय हमारे सदस्य उन्होंने ये कहा है। चेहरे भी अदृश्य हो गए थे, अभी आ गए। बहुत सुंदर दिनेश भैया, अभी समय न जाता करते हुए हम और समय न जाता लेते हुए जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी, आपने मिलेट्स पे ये कुंभ, डिजिटल कुंभ की कवायद की है, जिसमें पहले दिन डॉक्टर विनोद भट्ट सर, दूसरे दिन मेघना दीदी और तीसरे दिन सभी आदरणीय सदस्यों ने प्रतिभाग किया है। और आज मैं थोड़ी देर से जुड़ा और साथ में मैं गया था एक जगह पे, और जब दौड़ा आया तो चर्चा चल रही थी और चर्चा के साथ साथ ही मेरा नंबर भी आ गया। इसी बीच हमने ये सुना कि कैसे किस तरह से हम अपने स्तर से मिलेट्स को स्थान देंगे, कोई उगाएगा, कोई खाएगा और कोई इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों तक पहुंचाएगा। ये बड़ी आवश्यक बात भी है, क्योंकि जैसे ये वर्ष मिलेट्स का भी है 2023, और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आदरणीय मोदी जी की कवायद के कारण ये मिलेट्स प्रचलित हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, और बहुत सारे किसानों ने वापस इनकी खेती भी
शुरू की है। जिन्होंने कम कर दी थी उन्होंने फिर से उगाई है। और उत्तराखंड जैसे राज्य में जिसकी यानी मिलेट्स की कीमत कम थी, अभी उसमें उछाल आया है, थोड़ा बड़ी है पिछले 1-2 साल से। और अन्य बातें सभी आदरणीय सदस्यों ने कही है। मैं संक्षिप्त में एक कविता मेरे पास आई है आदरणीय मानसिंह गुर्जर जी की, जो कि योगाहार के सदस्य हैं। उन्होंने रागी और मिलेट्स पे एक कविता लिखी है। मैं आदरणीय सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए अंत में ये कविता पढ़ूंगा। और आदरणीय योगाहार के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कि हम इसी तरह से अपसरी अन्न, नवधान्य और अपनी जैविक खेती को, विश्व खेती को आगे बढ़ाएं। इस क्रम में पतंजलि और उसकी सभी शाखाएं, उपशाखाएं, उससे जुड़ने वाले किसान और नित्य निरंतर योगाहार की कक्षा से जुड़ने वाले किसान और अलग अलग विषयों को आगे ले जाने वाले सभी आदरणीय सदस्यों को नमन करते हुए सर्वश्री अनिल चतुर्वेदी जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, दीपश्री तिलकर जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर रोशनलाल राउत जी, गजानन बाजर जी, कल्पना खोतले जी, कृष्ण कुमार महतो जी, कृष्णा सिंह जी, कुलदीप उनियाल जी, नीलकंठ छापले जी और ओंकार नाथ जी, हमारे आदरणीय पवन सर जी, राकेश कोचकर जी, प्रणाली मराठे जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रूप सिंह राजपूत जी, श्याम सुंदर गौर जी, सुमित वर्मा जी, तुलाराम पटेल जी, उमाशंकर प्रसाद जी, वैशाली विनायक जी और योगाहार की समूची टीम के साथ हमारे आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, जिनको हम MLA कहते हैं, और साथ में हमारी रंजना बहन जी, आप सभी आदरणीयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप के दिनेश भैया, आप अभी भी अदृश्य है। अच्छा जी जी। हाँ, मैं इसको मैं एक कविता पढ़ता हूँ और उसके बाद दृश्यमान होता हूँ। ये है मानसिंह गुर्जर जी की कविता कि यह रागी हुई अभागी क्यों, चावल की किस्मत जागी क्यों, जो ज्वार जमी जनमानस में, गेहूं के डर से भागी क्यों। यूं होता श्वेत झंगोरा है, यह धान सरीखा गोरा है, पर यह भी हारा गेहूं से, जिसका हर कहीं ढिंढोरा है। जाने कितने थे अन्न यहाँ, एक दूजे से प्रसन्न यहाँ, जब आया दौर सफेदी का, हो गए मगर सब खिन्न यहाँ। अब कहाँ वो कोदो कुटकी है, सावा की काया भटकी है, सन्यासी हुआ बाजरा अब, गुम हुई कांगड़ी छुटकी है। अब जिसका रंग सुनहरा है, सब तरफ उन्हीं का फहरा है। अब कौन सुने मटमेलों को, गेहूं का साया गहरा है। यह देता सबसे कम पोषण और करता ज्यादा शोषण, तोहफे में दी रसायन और माटी पानी का अवशोषण। यह गेहूं धनिया सेठ बना, उपभोगी मोटा पेट बना, जो हजम नहीं कर पाए हैं उनकी चमड़ी का फेट बना। अब आएंगे दिन रागे के, उस कुरी बटी बैरागे के, जब राज गिरा फिर आएगा और ताज गिरे बड़भागी के। जब हमला हो हमलाई का, हमलाई भी एक मिलेट्स है, जब हमला हो हमलाई का, छट जाए भरम मलाई का, चीनी पर भारी चीणा हो, टूटेगा बंद कलाई का, बीतेगा दौर गुलामी का, गोरों की और सलामी का, जो बची धरोहर अपनी है, गुजरा अब वक्त नीलामी का। अब आएंगे दिन रागी के, उस कुरी बटी बैरागी के। ये आदरणीय मानसिंह गुर्जर जी की कविता थी और मैं अपना कैमरा खोलता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। सुंदर कविता, बहुत सुंदर, भाई साहब को भी बहुत सुंदर, अप्रतिम दिनेश बहुत भैया। सुंदर कविता थी। आप कविता भेजना। ये कविता मैंने अपने ग्रुप में शेयर की है, उन्होंने शेयर की थी। और जैसे कि आदरणीय मानसिंह जी गायब रहते हैं लेकिन वो उनकी उपस्थिति बनी रहती है कुछ न कुछ माध्यम से गुर्जर जी की। तो ये जरूरी नहीं है कि कैमरा ऑन हो तभी लोग सुन रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं और उसके बाद भी प्रतिक्रिया देते हैं, और बहुत सारे लोग फिर संकल्प लेते हैं कि हम अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। तो बढ़िया है, सुझाव दिया गया है कि
हम अपना कैमरा ऑन करें, वास्तव में ये जरूरी भी है। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और आज हमारे एमएलए सर के दर्शन हुए एक बड़ी यात्रा के बाद, और साथ में जी जी आप सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। हमें बीच बीच में कैमरा खोलना है बस, बाकी कुछ नहीं है। बहुत सुंदर दिनेश भैया की कविता। और हमें आज इस योगार मंच से संकल्प लेकर ही जाना है कि हम मिलेट्स का इस्तेमाल हमारे भोजन में रोज करेंगे, गेहूं थोड़ा बिल्कुल कम कर देंगे। तो इसी के साथ सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस योगाहार कार्यक्रम की ये तभी से होगा जब जो है, जब योगहार में जो भोजन पवाया जाएगा, योगहार उत्सव मनाया जाएगा, फिर वहां से लोग जो है उसका स्वाद लेकर के और फिर जो है अपना चालू कर देंगे। क्यों डॉक्टर साहब, सही है कि नहीं? रोशनलाल जी अपनी सहमति दे रहे हैं। और अभी शीघ्र इसका एक धन्यवाद। तो मैं एक आयोजन आप जो जी ओम, मैं अपना गेहूं पिसाने जा रहा हूँ। उसमें 15 किलो में 2 किलो मैंने बाजरा मिलाया है। अभी 75 रुपए किलो लाया था बाजार से 2 किलो, और उसमें चना भी मिलाया है कुछ, और अब पिसाने के लिए जा रहा हूँ और उसी की अब रोटी खाएंगे। जी ओम, धन्यवाद। पिसा लिया हमारे भैया, पिसा लिया, हम जबलपुर ही आजाद ककरत पिसा लिया, आ रहे हम। जी भगवान दास भैया जी, बहुत सुंदर। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री भाई साहब और आदरणीय श्री पवन कुमार सर को धन्यवाद देते हैं कि इस योगार मंच से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये मिलेट्स की बहुत अच्छे सीखने को, सिखाने को सबको मिल रहा है। हमें रोज नया नया मार्गदर्शन बुलेट वाले बाबा नहीं दिखे क्या? नहीं, बुलेट वाले बाबा नहीं दिखे। बुलेट वाले मिलेट लेने गए हैं। चलो चलते हैं, 40 हो गए हैं। सबको प्रणाम। आदरणीय भाई साहब के हम प्रोग्राम देख रहे थे जो सोशल मीडिया के माध्यम से आए, और आज आपकी आवाज भी परिवर्तन थोड़ा अलग लग रही है। खूब लोगों को संबोधित किया है, और अगर हो सके तो मिनट्स लीजिए और जी आवाज को बुलंदी तक आपकी पहुंचे। शुभकामनाएं। जी ओम। ये सुमित भैया कहाँ पर जा रहे हैं? पुणे से वापस? हाँ आ गया था, इस के लिए आया था। वापस नहीं, पुणे से वापस अपने फार्म हाउस जा रहे हैं। भाषण EFST में मैं सेंड कर दूंगा। अभी 1 सप्ताह के लिए आया था, ये पूरे वापस आऊंगा शनिवार में, रविवार को। ये अपने वहाँ का रास्ता है। सुमित भैया, ये आपके फार्म हाउस का रास्ता है क्या? आवाज नहीं आ रही सुमित भैया। हाँ, फार्म हाउस का रास्ता है। आपके खुद का? 2-3 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, 2-3 किलोमीटर का। तो ये आपके फार्म हाउस जाने का रास्ता है क्या? जी जी जी। तो आप पुणे से कब लौटे? मैं पिछले रविवार को आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं जल्दी से जल्दी घर में काम कंप्लीट कर दो,
चलो अच्छा है, आपके फार्म हाउस जाने का दर्शन हो रहा है आपके मार्ग का। तो आपकी बिटिया से जरूर मिलवाइएगा। हाँ वो वही उसको स्कूल छोड़ के अभी इधर आ रहा हूँ मैं। अच्छा, ये स्कूल अभी छोड़ के घर कितनी दूर जाना पड़ता है? जंगल से तो दूर पड़ जाएगा, जंगल में बस से जाएगी और वहाँ पे अभी थोड़ा शहर टाउन में रहते हैं तो वहाँ पे पास में 3 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, तुम्हारे पास तो इतनी नेचुरल सुंदरता है, इतना बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत सुंदर। पहुँच गए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब से टाइगर आया उसके बाद से जाली लगवा दी है। अरे बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नहीं, उसमें तो आप सोलर फेंसिंग करवा देंगे ना, तब भी कोई भी जंगली जानवर अंदर नहीं आएगा। उनके लिए कुछ नहीं है, बंदर लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ बना ही लेते हैं। नहीं नहीं, अभी हमारे पास बंदर वाले बेल्ट में, यहाँ पे भोपाल में डहरिया साहब रिटायर्ड कलेक्टर है, उनके फार्म हाउस पे भी है ना, ये तेंदुआ और ये सब आ जाते थे, तो वो अभी सोलर फेंसिंग कराई, जब से उनके मुर्गे मुर्गियां खुले घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक और सोलर पैनल पंप लगवाए हैं, इसको आज फिट करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आपने अनुदान में लिया है कि पूरा पूरा कैश दे के लिया? नहीं, ये प्राइवेट ही ले लिया, स्कीम का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हाँ हाँ हाँ, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। जी। आप इसके साथ में ना एक पैरेलल यूएफडी आता है उसको लगा के इसको है ना बैटरी बैंक से भी जोड़ सकते हो, तो फार्म हाउस पे आपकी रोशनी हमेशा रहेगी। हाँ मैंने इन्वर्टर बैटरी लगाया हुआ है। हाँ हाँ, तो बस इसी में कि बीएफडी या चार्जिंग कंट्रोलर लग के है ना 12 वोल्ट सप्लाई लेके वो बढ़िया काम करेगा। जी जी जी। ये टोटल लैंड कितना है? ये 5 एकड़ है। अरे बहुत सुंदर, 5 एकड़ थोड़ी जगह नहीं होती, बहुत जगह होती है। जी जी, बस ये हो जाए फिर मैं आपके पास आऊँ सेटअप के लिए। हाँ हाँ, अरे वही मैंने मुझे आपका नाम देखा और वीडियो चल रहा था, तो मैंने कहा चलो शायद सुमित भैया पहुंच गए होंगे उनके फार्म हाउस, तो वहाँ की लोकेशन देख के और बहुत सारी चीजें नई और भी समझ में आएंगी। इसमें लो जी लाइन जी, एरिया किधर है? ये गेट की तरफ से इस तरफ अंदर की ओर ढलान है। मतलब गेट पे पानी डालेंगे तो अंदर की तरफ आएगा? हाँ हाँ, ये इधर पूर्व हुआ, मतलब गेट की इस तरफ ये पूर्व, हाँ अपना पूर्व दिशा है। हाँ, हाँ, और पीछे पश्चिम हुआ, तो पूर्व ये से अपन पानी दक्षिण पश्चिम की की तरफ। तरफ रहता है? हाँ हाँ ओके। जी। ये अभी बन ही रहा है, अभी और 1 महीना लगेगा अंदर का काम होने में, फर्नीचर का। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इधर ओपन किचन जैसा बना देंगे, यहाँ पर हम्म, चूल्हा वूल्हा रखेंगे। बहुत सुंदर। जी। ये लाइट वाइट जला के चले गए। यहाँ बिजली का खंभा तो आया नहीं है, वही सोलर बैटरी के भरोसे है। अच्छा, तो मतलब रात में रोशनी का फिर कैसे व्यवस्था करते थे अभी इतने दिनों से? वो तो पुराना जो ऑनर थे वो नहीं रखे थे, ऐसे ही था, वो अंधेरे में ही रहते थे। अच्छा, आपके आने के बाद फिर आपने रोशनी की व्यवस्था की? हाँ जी जी जी। ये तो लगभग काम चलते हुए साल भर, 1 साल का स्ट्रक्चर बता रहा है। हाँ, अपन दिसंबर में तो जमीन खरीदे थे और फरवरी मार्च से चालू किए थे बनाना। हाँ, ये स्ट्रक्चर बता रहा है, साल भर लग गया इसमें भी। जी जी। हम्म। आपको है ना एक बार प्रवास करना पड़ेगा इधर, एक बार प्रवास करेंगे ना तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे। हाँ, वो प्रवास से जी क्या हुआ, यात्रा कभी भी बेकार नहीं जाती। आप है ना एक बार आएंगे ना, तो जो आपका जो डिजाइन आप बना रहे हैं जी है ना, उसमें 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा जब हम यात्रा पे जाते हैं ना तो बहुत सारा कलेक्शन हो जाता है, बहुत सारी नई नई चीजों का। जी जी जी। हम्म। नहीं, तो वो मैंने करना ही है, मैं पिछला 10 साल में यही करता रहा हूँ, और फिर लगा कि अब चालू करना चाहिए, उसके बाद फिर से एक बार घर बन जाए, उसके बाद फिर से अब उसको ग्राउंड में उतारना है, जो देखा हुआ है सीखा हुआ है। अरे बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्योंकि आपके पास स्पेस है ना,
पर्याप्त है। 5 एकड़ जमीन जरा सी नहीं होती, बहुत होती है। जी 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 आप इसमें 3 प्रकल्प भी अगर स्थापित कर देंगे ना, तो ये फार्म ऑटोमेशन मोड में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सिंचाई का पहले करना ही है, ऑटोमेशन सिंचाई में बड़ी समस्या है। हाँ, नहीं उसमें वो भी हो जाएगा, और थोड़ा सा अपने को ड्रिप का सहारा भी लेना पड़ेगा। हाँ जी जी जी। और एक फ्रूट आर्केड जरूर डेवलप करें इसके अंदर आप। नहीं, मुझे तो 3 एकड़ कम से कम करना ही है, मुझे कम से कम ही अनाज में जाना है। हाँ, मतलब अनाज आपको सब्जी 12 21। महीने आपके फार्म हाउस पे सब प्रकार के फल मिलना चाहिए, सब प्रकार की थोड़ी थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहला कॉन्सेप्ट है कि अपने खाने के लिए उगाना है, बेचने के लिए बाद में है। तो अपने खाने के नहीं नहीं, पर्पज वो से फिर आपके मैं खाने सारा के कुछ साथ में उगा। ना 2-3 चीज आप आएंगे तो मैं ऐसे सजेस्ट करूंगा कि इनका आपका ना 3 महीने में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, 2 महीने में रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा। जी 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 जी, मुझे जल्दी से जल्दी नौकरी से मुक्त होना है, हाँ हाँ, अरे नौकरी में बढ़िया। रहते रहते हाँ, आर्थिक रूप से तो। वैसे ही 10 साल उम्र कम हो जाएगी उधर। जी 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 जी। ये चलिए फिर मैं जल्दी से बनाता हूँ, आऊंगा उधर आपके पास। ये सुमित भैया है, पुणे में रहते हैं, उनका फार्म है वहाँ पे, उनकी वाइफ और वो। ये अपना पुराना घर था उधर पे, उधर भी पैनल लगा हुआ है, पंप एक और। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। बाजू में अच्छा, सरकारी जमीन है, और ये सामने पूरा जंगल है ये वाला। अरे बहुत जस्ट सुंदर। अरे तो सरकारी जमीन में तो एक आध एकड़ जमीन में तो वैसे ही तुमको मिल जाएगी काम करने के लिए। हमें, मेरा पर्पस पहले वही था कि मैं किसी जंगल पहाड़ इसके पास रहूं, ताकि जो मेरे एकदम उपयोग के पेड़ नहीं है मैं वहीं लगा दूं। हम्म। रीठा, सिकाकाई, ये सभी चीजें जरूरी नहीं कि अपने फार्म के अंदर लगाऊं, मगर हाँ हाँ। उपयोग तो है। तो हम्म। वो सभी चीजें मैं बाहर लगा लूं, ऐसा मेरा था कि ऐसा कोई और वृक्षारोपण भी हो जाएगा, वन विभाग को भी आपत्ति नहीं रहेगी। थोड़ा सा नीचे की मिट्टी दिखाना मुझे हाथ में उठा के, जो जी जी। आपका लैंड है उसकी सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, कलर क्या ये है? रेतीली है, थोड़ा सा पानी पड़ने के बाद बड़ा टाइट हो जाता है ये। अच्छा अच्छा, ये दोमट टाइप की मिट्टी है क्या? हल्का हाँ, पीला लाल पन है? रेतीली, लाल हाँ, रेतीली मिट्टी है। अच्छा लाल रेतीली है, हाँ तो थोड़ा सा वो दिख गया, हाँ ठीक है। अच्छा ये वाली सॉइल है, ओके। अगर इसको मैं तो इसके अंदर कुछ रेत के कण भी होंगे? बहुत बहुत 50-60% है। अरे तो फिर तो आप ये हॉर्टिकल्चर की बहुत बढ़िया सॉइल है। यस यस, पेड़ों के लिए बड़ा अच्छा है यहाँ पे। पेड़ों के लिए बहुत शानदार चीज है। जी। तो वो देखिए, वो उधर पे चारा के लिए लगा दिए थे, वो घास क्या भूल गया मैं, नेपियर जो है, हाँ दूर में हाँ दिख, हाँ। गन्ना जैसे। हाँ हाँ, बढ़िया, वो नेपियर 6-7 साल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, पहले था मेरे को डेयरी पहले करना ही है अपने लिए, मतलब हम्म जमीन के लिए भी और अपने लिए भी। जमीन के लिए गोबर चाहिए ही चाहिए। हम्म। हाँ बस उसको ऐसा डिजाइन करना कि आपकी जो सिलहरी है ना, जी हाँ वो सिलहरी ऑटोमेशन से ना इसमें मिक्स होके खेतों में जाती रहे। जी 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 उसको इस ढंग से करना ताकि मतलब मिनिमम लेबर कॉस्ट में ना वो हो जाए। और कुछ चीजें ऐसी हैं, पेरेनियल क्रॉप है या और भी दूसरी है, वो तो बहुत सारी बातें आपसे करनी है। वो आप जब इधर एक बार प्रवास पे आओगे ना, तो जी जी अपन बहुत बढ़िया से उसका करेंगे। जी 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 जी। बहुत सुंदर। एक काय का पेड़ है? सब महुआ है यहाँ पे, पूरा 22 महुआ के पेड़ हैं और 2-3 आम के पेड़ हैं। हम्म, अच्छा अच्छा। ठीक है। बहुत सुंदर। और क्या धान लगाई है अभी? पूरा धान ही था, हाँ, मतलब मैं था कि अभी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो जो इनको आता है यहाँ पे, जो रहता है, एक परिवार रहता है बहुत बढ़िया। खेत के देखभाल के लिए, बोला आपको जो हम्म समझ में आता है वो लगा लो, मैं बीज ला के बस दे रहा हूँ, अपने अच्छा हिसाब अच्छा। से कर लो। हम्म। क्योंकि घर में बहुत फंसा हुआ था, मैं बोला घर पहले निपटा लूँ, उसके बाद में फिर अच्छे से खेती में आएंगे करके। हाँ नहीं, अच्छे से कभी कभी नहीं आ पाते हैं। वो तो बस ये है कि आपका कार्य कर्म भूमि है, आप इसमें काम करते चलो, लगाते चलो, चीजें अपने आप डेवलप होती जाएंगी। जी जी। हम्म। ये क्या है सामने दिख रहा जो? ये भाजी है, वो खट्टा भाजी जो रहता है, नहीं नहीं नहीं, वो उसको सामने कुछ। जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर दिख रहा है वो? हाँ, ये मजदूर परिवार यहाँ पे रहता है, परमानेंट यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो क्या हस्बैंड वाइफ दोनों हैं? हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है। हम्म। ये केला अपना नेचुरल हो रहा है यहाँ पे, गोबर कैसी फेंक दिए रहते हैं इकट्ठा, तो इतना जी। घेर उठ गया है केला।
नहीं नहीं, तो इसमें क्या है, एक बड़ा एक छोटा रखते हैं, बाकी को हटा देते हैं, वो हाँ अब हाँ थोड़ी खाली जगह है तो। यार बहुत सुंदर, आपके यहाँ तो केला बहुत अच्छे से होता है। हाँ। अब इसका वेट कम से कम पूरा दिखाइए, इसमें कितनी लाइन है ऊपर से नीचे तक? 1 2 3 4, अरे डबल डबल है लग रहा है, मैं तुम्हें लाइन में नहीं गिन पा रहा हूँ। कितनी लाइन है? सिंगल जो फ्रंट में दिख रही है वो 1 2, एक एक, एक स्टेप, हाँ ये एक स्टेप कहलाएगा। इसके नीचे वाला दूसरा स्टेप। ये हाँ भी ये तीसरा। हाँ ये नहीं, उसके अंदर मत जाइए, बाहर से जो दिख रहे अच्छा हैं अच्छा हम स्टेप अच्छा। वाइज गिनिए। 3 4 5 6, अब इधर तो बहुत छोटे हो जा रहे हैं। नीचे फूल दिखाइए उसका सबसे लास्ट एंड, ये इसको तोड़ दीजिए यहाँ से। फूल यहाँ से? हाँ यहाँ से तोड़ दीजिए, नहीं ये एक भी नहीं, ये नीचे वाले एक भी फ्रूट नहीं बनेंगे, और ये एनर्जी लेते रहेगा तो ऊपर वालों का साइज नहीं बढ़ेगा। इसको तोड़ दीजिए यहाँ से। ये छोटे को तोड़ दूं कि पूरा फूल से ही तोड़ दूं? पूरा फूल ही अलग कर दीजिए, हाँ यहाँ से पूरा नीचे वाला सेक्शन गोल खत्म करिए अच्छा इसको। तब ठीक जाके ठीक इनकी साइज भी बढ़ेगी और ये बढ़िया से परिपक्व होंगे, नहीं तो छोटे छोटे रह जाएंगे। ठीक है, आरी से काट दूंगा फिर मैं। अरे हाथ से ही टूट जाएगा, हाथ से ऐसे घुमा के तोड़ दीजिए तो सफेद सफेद पानी निकलेगा, थोड़ी देर बाद वो पानी भी बंद हो जाएगा। अच्छा, कहीं नुकसान ना हो। ना अरे नहीं नुकसान होगा, इसको तोड़ दीजिए, ये कोई काम का नहीं है, आप खाली उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। हाँ ओके तोड़ दूं। ये फूल की सब्जी बनती है, यूट्यूब पे देख के सब्जी बना लीजिए आज घर। जी 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 जी। तो ये कितने दिन में तोड़ देना चाहिए, मतलब फूल? उसमें आप पास में वो घेर के पास जाइए और जूम करके मुझे घेर को ये दिखाइए। एक और है जैसे, हाँ इससे नहीं बड़ा फूल। अभी, अब वो जो बना हुआ है उसको दिखाइए, वहां समझाता हूँ मैं आपको। ओके। जो बना हुआ केला है उसी के पास जाइए। हाँ हाँ। हाँ ये, अब इसमें आप ध्यान से देखिए, नीचे सबसे नीचे 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 जाइए, नीचे जाइए। हाँ ये एक स्टेप है ना, सबसे लास्ट वाली जो स्टेप है जहाँ इसके बाद जो फूल लटक रहा है ना, उसके बीच में ना 3-4 लाइन का गैप है, गैप हो गया हाँ होगा हाँ। देखो। और नीचे 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 नहीं नहीं, नीचे जाइए सबसे फ्लावर के यहाँ। ये बोल रहे हैं ना यहाँ पे? नहीं नहीं, फूल तोड़ दिया क्या? हाँ तोड़ दिया ना। हाँ बहुत बढ़िया। वो जो फूल तोड़ा ना उसके बीच में 3-4 के बिल्कुल छोटे छोटे केले लगते हैं और एक लाइन का गैप हो जाता है, वहां से फूल को जी हमेशा तोड़ देते हैं। जी जी जी। जब वो फूल नीचे बढ़ता जाता है और बीच में थोड़ा सा जब गैप हो जाएगा, लाइन से केले नहीं आते हैं ना, उसको हटा देते हैं। एक्चुअली उसका जो डाया रहता है ना, उसके हिसाब से उसमें उतनी संख्या रखी जाती है। अच्छा अच्छा। जो तने की मोटाई है हाँ हाँ। उसके हिसाब से रखते हैं। अगर वो 10 इंच का है तो इसमें 10 घेर रखेंगे, 6 इंच का है तो 6 घेर रखेंगे, अच्छा अच्छा। ऐसा चलता है वो। ठीक ठीक ठीक। जो तने की तो मोटाई ये